हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर रिवीजन लेक्चर सीरीज। तो आज की क्लास में हम लोग मोल कंसेप्ट का पूरा चैप्टर डिस्कस करेंगे, जिसको हम लोग सिंपली सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री भी बोल सकते हैं। तो इसमें हमारे पास सबसे पहला टॉपिक है जो कि हमारे पास मैटर। अब मैटर क्या होता है? मैटर कोई भी ऐसी चीज़ होती है जिसका एक फिक्स वॉल्यूम हो और साथ ही साथ उसके कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत मास हो, बराबर। तो अगर मैं मैटर की बात करूँ तो मैटर को हम लोग दो टाइप में क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। एक ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल कॉम्पोजिशन और एक ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन, ठीक है। अगर मैं फिजिकल कॉम्पोजिशन की बात करूँ तो वो नेचर में किस तरीके से दिखता है, कैसे वो एक्ट करता है, या उसकी फिजिकल अपीयरेंस किस तरीके से हम उस बेस पे क्लासीफाई करें, तो ये तीन टाइप का होता है। एक होता है सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड और तीसरा होता है हमारे पास गैसेस, ठीक है, गैस। अब अगर हम लोग इन तीनों में बात करें तो ये तीनों को डिफरेंस किस तरीके से करते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, दो एटम्स है, दो एटम के बीच में एक फोर्स होती है, वो फोर्स क्या करती है, इनके बीच में आती है, तो इसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स, दोनों को होल्ड करके जो रखती है। तो अगर मैं सॉलिड की बात करूँ तो यहाँ पे जो IMF होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती है, जिसके कारण इसके जो एटम्स होते हैं बहुत क्लोज्ड होते हैं। सेम ऐसे ही लिक्विड की बात करूँ तो इसमें जो IMF होता है वो क्या होता है, मॉडरेट लेवल पे होता है। क्या होता है? मॉडरेट। यहाँ पे भी एलिमेंट या एटम्स पास पास में होते हैं, लेकिन एकदम ज़्यादा भी नहीं पास होते हैं और ना ही एकदम ज़्यादा दूर होते हैं। सेम, लेकिन अगर गैसेस की बात करूँ तो यहाँ पे जो IMF होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती है, वो काफ़ी ज़्यादा वीक होती है, जिसके कारण जो एटम्स होते हैं वो काफ़ी दूर दूर होते हैं, ठीक है। सेम ऐसी अगर केमिकल कंपोजिशंस की बात करूँ तो यहाँ पे ये दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो। एक होते हैं हमारे पास प्योर सब्सटेंस और दूसरा होता है मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर की अगर हम लोग बात करें तो प्योर सब्सटेंस भी जो होते हैं वो दो टाइप में क्लासीफाई होते हैं। कितने टाइप में क्लासीफाई होता है? दो टाइप में। अब देखें, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ पहला सब्सटेंस तो वो है एलिमेंट। क्या है? एलिमेंट। और दूसरा हमारे पास क्या होता है? कंपाउंड्स होता है। क्या होता है? कंपाउंड्स। अब देखें, एलिमेंट्स की बात करूँ तो एलिमेंट्स में क्या होता है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक टाइप के एलिमेंट होते हैं, ओनली वन टाइप ऑफ एटम। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात करूँ तो हमारे पास O2 हो जाएगा, F हो जाएगा, Na हो जाएगा, N2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक ही टाइप के एटम आ रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एलिमेंट। लेकिन अगर वही मैं बात करूँ कंपाउंड की, तो इसमें एक टाइप नहीं, एक से ज़्यादा टाइप के होंगे। मोर देन वन टाइप ऑफ एटम, ठीक है, मोर देन वन टाइप ऑफ एटम। जैसे फॉर एग्जांपल H2O हो गया, CO2 हो गया। अब ये तो है, लेकिन इसमें क्या होता है कि भाई ये प्योर सब्सटेंस है। अब सेम ऐसे ही मिक्सचर की बात करूँ तो यहाँ पे मिक्सचर दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट का कॉम्बिनेशन होगा, लेकिन फ़र्क यहाँ पे ये होता है कि ये एक फिक्स्ड रेशियो में नहीं होते, नॉट इन फिक्स्ड रेशो, बराबर। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिक्सचर बोलते हैं। अब देखो, मिक्सचर भी जो होता है दो टाइप का होता है, एक होता है होमोजीनियस और एक होता है हेट्रोजीनियस। अब होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस में डिफरेंस क्या है? तो होमोजीनियस जो होता है ना, यहाँ पे भाई कि कोई जो होता है यूनिफॉर्म होता है। क्या होता है? एटम्स जो होते हैं वो यूनिफॉर्म होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो होते हैं नॉन यूनिफॉर्म होते हैं। वो क्या होते हैं? नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। सेम ऐसी अगर हम लोग आगे बात करें, ठीक है, अगर हम लोग आगे बात करें तो हमारे पास एटम्स की बात करते हैं हम लोग। एटम्स, अब देखो, एटम की अगर बात करूँ मैं तो एटम क्या है? सबसे छोटा और सिंपल जो कॉम्पोजिशन होता है मैटर का, उसको हम लोग बोलते हैं एटम। द सिंपलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? भाई एटम बोलते हैं। जैसे अगर एटम में बात कर लो तो ऑक्सीजन हो गया, हीलियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, पेरिलियम हो गया, ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है। 118 एलिमेंट है, 118 एटम्स है पीरियोडिक टेबल में, जो कि हम लोग ने लास्ट लेक्चर में किया है, ठीक है। अब सेम इसके बाद ही बात करें हम लोग तो एक और टाइप हमारे पास आता है, जो आता है क्या है? मॉलिक्यूल। क्या होता है? मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल में क्या होता है? मॉलिक्यूल में हमारे पास होता है एक से ज़्यादा टाइप के एटम, एक से ज़्यादा टाइप के एटम, या एक से ज़्यादा एटम भी बोल सकते हैं। मोर देन पेंसिल कहाँ से आ गई? मोर देन वन एटम, ठीक है, मोर देन वन एटम। फॉर एग्जांपल यहाँ पे H2O हो गया, O2 हो गया, CO2 हो गया। अब अगर मैं मॉलिक्यूल की भी बात करूँ ना, तो मॉलिक्यूल भी जो होता है वो दो टाइप में क्लासीफाई होता है, एक होता है होमोजीनियस और एक होता है हेट्रोजीनियस। अब यहाँ पे होमो और हेट्रो क्या होता है, ठीक है, होमो एटॉमिक एंड हेट्रो एटॉमिक होता है। होमो एटॉमिक एंड हेट्रो एटॉमिक में क्या, अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ एक टाइप के ही एटम होंगे, ओनली वन टाइप ऑफ एटम, ओनली वन टाइप एटम के। जैसे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है? O2 हो सकता है, O3 हो सकता है, N2 हो सकता है,
ऐसे। लेकिन वही अगर मैं बात करूँ हेट्रोएटॉमिक में, तो यहाँ पे मोर देन वन टाइप, ठीक है। मोर देन वन टाइप में अगर सिंपल देखें हमारे पास, तो H2O है, CO2 है, CO है, ये सारे के सारे क्या हो गए, हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हो गए। अब देखो, अब जनरली ना कुछ क्वेश्चंस, बेसिक्स क्वेश्चन यहाँ से एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स से आते हैं। वो क्या आते हैं, सबसे पहले बेस पे आता है एटॉमिसिटी के बेस पे। किसके बेस पे, एटॉमिसिटी। अब देखो एटॉमिसिटी क्या होता है, एटॉमिसिटी इज नंबर ऑफ आइटम इन मॉलिक्यूल, ठीक है, नंबर ऑफ आइटम इन मॉलिक्यूल। जैसे अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो हम लोग ग्लूकोज का एग्जाम्पल ले लेते हैं। किसका एग्जाम्पल लेते हैं, ग्लूकोज का। फॉर्मूला C6H12O6। अब देखो एग्जामिनर यहाँ पे ना तुमको ओवरऑल पूरे नंबर ऑफ एटम पूछ सकता है, ठीक है। या अगर यहाँ पे एटॉमिसिटी सिंपल अगर बोले तो कार्बन की पूछेगा, हाइड्रोजन की पूछेगा, और यहाँ पे ऑक्सीजन की पूछेगा। तो अगर मैं ग्लूकोज की एटॉमिसिटी की बात करूँ, किसकी बात करूँ, ग्लूकोज की एटॉमिसिटी, तो नंबर ऑफ जितने भी एटम है सबको सम कर दो। देखो 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है, 6 ऑक्सीजन है, 6 कितने ऑक्सीजन, टोटल कितने हो गए यहाँ पे 24। लेकिन एग्जामिनर यहाँ पे क्या करता, सिंपल अपनी मर्जी से भी पूछ सकता है कि भाई बताओ नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं। तो अगर कार्बन की एटॉमिसिटी देखेंगे तो वो कितनी है, 6। सेम ऐसी अगर हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी देखेंगे तो वो कितनी है, 12। ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी देखेंगे तो वो कितनी है, 6, ठीक है। अब देखो यहाँ से अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो एटम्स का रिप्रेजेंटेशन हमें आना चाहिए। किसका, एटम्स का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम। अगर मैं एटम्स को रिप्रेजेंट करने की बात करूँ, तो एटम को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो भाई हम सबको पता है एटम्स को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स, उसके ऊपर होता है हमारा A, और यहाँ पे होता है Z। इसके अलावा कोई बुक में ऐसा भी लिखा होगा XAZ, दोनों भी राइट है। लेकिन भाई अब यहाँ पे सब चीज़ का मतलब क्या क्या है वो भी बता देता हूँ। तो ये A जो होता है इसका मतलब होता है एटॉमिक मास, या फिर एटॉमिक मास नंबर भी बोल सकते हैं। और ये Z का मतलब होता है एटॉमिक नंबर। क्या होता है, एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर की अगर मैं बात करूं, तो भाई यहाँ पे देखो जो एटॉमिक नंबर होता है वो ही हमारा इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के। किसके, नंबर ऑफ प्रोटॉन। सेम ऐसी अगर मैं एटॉमिक मास नंबर की बात करूँ, तो एटॉमिक मास नंबर जो डिफाइन होता है वो डिफाइन होता है प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। इन दोनों से मिला करके एटॉमिक मास बनता है, एटॉमिक मास नंबर बनता है। अब देखो इसके अगर हम लोग आगे बढ़े, तो कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो भाई याद रखना, जब तक न्यूट्रल एटम की बात होगी, फॉर न्यूट्रल एटम, जब तक न्यूट्रल एटम की बात होगी, फॉर न्यूट्रल एटम जब तक है, तब तक के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू Z होगा। क्या होगा, Z, यानी कि एटॉमिक नंबर के बराबर होगा। लेकिन जैसे ही अगर एग्जामिनर बोल दे अपने को कि भाई कोई भी चार्ज एटम के लिए बताओ, किसके लिए बताओ, चार्ज एटम के लिए तुम बताओ कि यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो सिंपली देखो कुछ नहीं करना भाई। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ ले, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू Z माइनस चार्ज। अब देखो यहाँ पे जो भी चार्ज होगा वो तुमको उस चार्ज के साथ रखना है। जैसे पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव के साथ। फॉर एग्जांपल मैं 2 केसेस लेता हूँ। जैसे अपने को एग्जामिनर बोल दे कि भाई Na+ का बताओ, किसका बताओ, Na+ का, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू Z कितना है Na का, सोडियम का 11 है ना, 11 माइनस पॉजिटिव 1 है तो पॉजिटिव 1 प्लस माइनस 10 आ जाएगा। सेम ऐसी अगर एग्जामिनर अपने को बोल दे कि भाई Cl- का बताओ, तो देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू Cl का भाई एटॉमिक नंबर कितना होता है, Z कितना होता है 17 माइनस 1, तो देखो माइनस कितना क्या हो जाएगा, प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा 18। ऐसे तुम लोग एकदम सिंपल तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो, याद रखना, ठीक है। अब देखो, अब इसके बाद एग्जामिनर कभी कभी हम लोग को यहाँ से चार्ज वगैरह भी पूछ लेता है। तो चार्ज वगैरह की अगर मैं बात करूँ, तो देखो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन अपने पास क्या क्या है, अपने पास सबसे पहले है प्रोटॉन, फिर अपने पास क्या है न्यूट्रॉन, और अपने पास क्या है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। क्योंकि ये तीनों जो है अपने पास ये क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो लिख भी देता हूँ यहाँ पे सब एटॉमिक पार्टिकल, मतलब एटम के अंदर जो भी पाई जाती है वो। अब इसके बारे में हम लोग को 4 चीज़ें बात करनी है। कितनी चीज़ें बात करनी है, 4 चीज़ें। सबसे पहले अपने को बात करना है भाई एब्सोल्यूट चार्ज, मतलब चार्ज इसके ऊपर क्या कितना होता है, एब्सोल्यूट चार्ज, ठीक है, एब्सोल्यूट
चार्ज। एब्सोल्यूट चार्ज की अगर मैं बात करूँगा तो प्रोटॉन के ऊपर कितना होता है, तो भाई प्रोटॉन के ऊपर होता है प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, बट ध्यान रखना प्लस में होता है। लेकिन वही अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स की बात करूँ तो सेम इतना ही होता है बट माइनस में होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। लेकिन देखो न्यूट्रॉन के ऊपर ऐसा कोई भी चार्ज नहीं होता है क्योंकि वो न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल। सेम ऐसी ही अगर मैं बात करूँ तो ये तो एब्सोल्यूट चार्ज हो गया, लेकिन अगर एग्जामिनर अपने को पूछ ले कि भाई अपने को चार्ज, तो ये हम बताएंगे, लेकिन हम लोग जनरल कैलकुलेशन के लिए तो एब्सोल्यूट चार्ज इतनी बड़ी वैल्यू बार बार नहीं लिख सकते ना, तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं, रिलेटिव चार्ज लेते हैं। क्या लेते हैं? रिलेटिव चार्ज। रिलेटिव चार्ज, तो रिलेटिव चार्ज देखो अपने पास ये होता है प्रोटॉन के ऊपर +1 और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन का क्या होता है -1, न्यूट्रॉन का कुछ भी नहीं, ठीक है। अब सेम ऐसे ही हम लोग को बात करना है मास का। किसका बात करना है? मास। तो देखो एब्सोल्यूट मास भी है, क्या है? एब्सोल्यूट मास। तो देखो एब्सोल्यूट मास जो होता है वो कितना होता है, वो होता है भाई अपने पास 1.6, प्रोटॉन का 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। सेम ऐसी ही अगर मैं न्यूट्रॉन की बात करूँ तो न्यूट्रॉन का भी इतना ही होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। लेकिन वही देखो अगर इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे ना हम लोग, तो इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। देखो डिफरेंस देखो कितना है। अगर यहाँ पे मैं इन दोनों का रेशियो ले लूँ तो जो इलेक्ट्रॉन का जो मास आएगा वो कितना आता है, 1/1837 टाइम्स, 1837 टाइम्स आता है रेशो। तो लगभग लगभग ये हम लोग इसको अप्रॉक्सीमेट जो भी भाई अगर AMU में कन्वर्ट करेंगे, जो कि अभी हम लोग कर रहे हैं, तो जो होता है हमारा एब्सोल्यूट मास जो होता है, क्या होता है, सॉरी एब्सोल्यूट मास बोल रहा हूँ मैं, रिलेटिव मास, ठीक है। रिलेटिव मास की अगर मैं बात करूँ तो देखो एग्जामिनर हमने को एब्सोल्यूट भी पूछ सकता है, रिलेटिव भी पूछ सकता है, क्योंकि इतनी बड़ी वैल्यू बार बार याद करना पॉसिबल नहीं है हमारे, मतलब लिखना पॉसिबल नहीं, याद तो करना है, लिखना पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए एब्सोल्यूट मास प्रोटॉन का जो होता है वो हम लोग लेते हैं 1 AMU। सेम ऐसे ही न्यूट्रॉन का भी लेते हैं 1 AMU, और इसका जो होता है वो अप्रॉक्सीमेट लगभग 0 AMU हम लोग लेते हैं। क्यों 0 लेते हैं? क्योंकि भाई देखो मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का रेशो देखो कितना कम है। मतलब अगर यहाँ पे मैं लिखूँ मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसका रेशो देखो लगभग 0 के अप्रॉक्सीमेट है, तो इस वजह से हम लोग इसको 0 लिखते हैं। तो यहाँ से एक बात और सामने आई कि भाई 1 AMU जो है, 1 AMU कितने के बराबर हो जाएगा? देखो 1 AMU किसके बराबर हो गया? 1 AMU इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। इसको हम लोग 1 एटॉमिक मास यूनिट मान के चलते हैं। क्या मान के चलते हैं? 1 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। 1 एटॉमिक मास यूनिट, इसी को ही कभी कभी मतलब एग्जामिनर पूछ भी लेता है, तो हम लोग इसको मास ऑफ प्रोटॉन या फिर अप्रॉक्सीमेट मास ऑफ न्यूट्रॉन भी बोल सकते हैं। वैसे तो है वो यही, लेकिन जो मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन है वो अप्रॉक्सीमेट सेम होता है। अप्रॉक्सीमेट क्या होता है? सेम। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इन दोनों से बहुत कम होता है। लेकिन अगर स्पेसिफिक बात करेंगे, स्पेसिफिक अगर कंपैरिजन पूछ ले अपने को कि भाई किसका मास सबसे ज़्यादा होता है, तो ध्यान रखना ये कि भाई मास ऑफ न्यूट्रॉन सबसे ज़्यादा होता है, फिर उसके बाद मास ऑफ प्रोटॉन होता है, और उसके बाद बहुत छोटा होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये रिलेशन याद रखना काफ़ी काम का है, ठीक है। अब देखो एटम का मास अगर हम लोग को निकालना है, ठीक है, एक एटम की अगर हम लोग को मास निकालना है, एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास के लिए जितने भी, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये एक डब्बा है, ठीक है, एक डब्बा है खाली, मतलब बहुत इसका डब्बे का वेट ना के बराबर है। यहाँ पे एक A है, फिर B है, और यहाँ पे एक C है। तो मेरे को अगर इस डब्बे का वजन निकालना होगा तो A + B + C करूँगा मैं। वैसे ही एटॉमिक मास निकालना है तो सब एटॉमिक पार्टिकल में क्या क्या है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है और न्यूट्रॉन है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन इसके कंपैरिजन में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, बहुत छोटा है, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। तो इस वजह से हम लोग क्या कर देते हैं, इसको निगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो मास ऑफ एटॉमिक मास जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, एटॉमिक मास किसी भी एटम के लिए एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। ये हो गया अपना। अब देखो इसके साथ साथ यहाँ पे ना AMU का कंसेप्ट भी अगर अपने को दे दे, उस कंसेप्ट में पूछ ले अपने को, तो अपने को आना चाहिए, क्या आना चाहिए, एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू, देखो एक प्रोटॉन के लिए तो एक AMU इतना है, लेकिन अगर एक से ज़्यादा प्रोटॉन हो गए तो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर एग्जामिनर ने अपने को बोल दिया कि भाई बताओ
हाइड्रोजन का, वहाँ तो एक ही है तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर अपने को एग्जामिनर बोल देता है कि भाई नाइट्रोजन का बताओ, किसका बताओ, फॉर नाइट्रोजन और एब्सोल्यूट बताओ, तो कैसे निकालेंगे? तो देखो सिंपल है, सिंपल। फॉर नाइट्रोजन मास ऑफ प्रोटॉन इनटू 7 प्रोटॉन है। अब देखो मास ऑफ प्रोटॉन, लेकिन मास ऑफ प्रोटॉन क्या है, ये 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, ये याद रखना है, ठीक है। सेम ऐसे ही अगर यहाँ पे बात करेंगे प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस या इंटू 7। तो यहाँ से देखो अगर मैं जनरलाइज वे में अगर मैं इसी को ही लिखूँ तो एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोटॉन इंटू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन इंटू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब देखो ये जो मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन है ये तो सिमिलर ही है अप्रॉक्सीमेट, तो यहाँ से अपन क्या कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक करेक्शन है, एक मास ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो ये दोनों तो सिमिलर ही है, लगभग लगभग क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन लगभग लगभग सिमिलर है, तो इसको बाहर निकाल लो, ठीक है। तो मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन AMU, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, ये ध्यान रखना है अपने को, ठीक है। ऐसे हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। अब देखो इसी से ही कुछ चीज़ें आगे बढ़ती है हमारी, जो कि हम लोग बात करते हैं कि भाई नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन कैसे निकाला जाए, तो सिंपल ही है, अब सबको आता है। तो एटॉमिक मास का फॉर्मूला अभी हम लोगों ने देखा कि एटॉमिक मास इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन। तो इसको मैं सिंपली ऐसा चाहूँ तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, एटॉमिक मास इज़ इक्वल्स टू Z प्लस एन क्या है, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो n इज़ इक्वल्स टू A माइनस Z, ये हो जाएगा अपने पास नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन का फॉर्मूला। ऐसे हम लोग नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। अब देखो इसके बाद ना कुछ टर्म्स आती हैं जो कि हम लोग को डिस्कस करनी है, जैसे कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की जो कॉम्बिनेशन होती है और न्यूट्रॉन की जो कॉम्बिनेशन होती है, उसके बेसिस पे ही कुछ इलेक्ट्रॉनिक टर्म्स आती हैं। जैसे सबसे पहली टर्म्स है हमारी जो कि है आइसोटोप्स। क्या है, आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स की अगर मैं बात करूँ तो आइसोटोप्स क्या होते हैं, देखो आइसोटोप्स क्या होते हैं, इसमें हम लोग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। जैसे अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ प्रोटॉन जो क्या होता है वो सेम होता है, क्या होता है, सेम, बट डिफरेंट क्या होता है, डिफरेंट होता है नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन, जिसके कारण एटॉमिक मास डिफरेंट आता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें तो हाइड्रोजन के लिए या कार्बन के लिए देख लेते हैं, कार्बन के लिए देखते हैं तो C612, इसके अलावा C613, इसके अलावा C614। यहाँ पे देखो हर जगह पे एटॉमिक नंबर तो सेम ही है, मतलब प्रोटॉन तो सेम ही है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंस है। क्या डिफरेंस आ रहा होगा यहाँ पे, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन। अब देखो कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसकी, या कुछ बेसिक बातें हैं आइसोटोप्स के लिए जो कि हम लोग देख लें तो ज़्यादा बेहतर है। जैसे सबसे पहले कि आइसोटोप्स की जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती है, क्या आइसोटोप्स की जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती है वो क्या होती है, देखो आइसोटोप्स की जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती है, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। क्या होती है, डिफरेंट, ठीक है। लेकिन इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती है ना, कौन सी प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती है इसकी वो क्या होती है, सेम होती है। क्या होती है, सेम, ये ध्यान रखना है अपने को। अब देखो इसके साथ साथ अगर मैं एक बात और बता दूं, वो एक बात ये है कि जनरली क्या होता है, जो हायर आइसोटोप्स होते हैं, हायर आइसोटोप्स वो क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो C13 C12 है, C13 है, C14 है। अब ये वाला जो होता है ना, ये रेडियो एक्टिव होता है। क्या होता है, रेडियो एक्टिव, ठीक है। क्या होता है, रेडियो एक्टिव, ठीक है। अब इसके अलावा देखो एवरेज एटॉमिक मास ही आइसोटोप से निकल करके आता है। जो भी एटॉमिक मास हम पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं कि लिथियम का इतना है, हाइड्रोजन का इतना है, प्रोटॉन का इतना है, वो कहाँ से निकल करके आता है, तो वो निकल करके आता है आइसोटोप से। क्या, किससे निकल करके आता है, आइसोटोप से। तो एवरेज एटॉमिक मास इज़ डिफाइन एज या इज़ इक्वल्स टू सबमिशन, जितने भी आइसोटोप्स हैं उसका परसेंटेज अबेंडेंस इनटू आइसोटोप
आइसोटोपिक मास, ठीक है, आइसोटोपिक मास डिवाइड बाय 100। जैसे अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो कार्बन 12 का जितना भी परसेंटेज अबेंडेंस है उसके 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 13 का 13 वाले क्या बोलते हैं परसेंटेज अबेंडेंस से मल्टीप्लाई करो, 14 का परसेंटेज अबेंडेंस से उसको 100 से डिवाइड कर दो, तो एवरेज एटॉमिक मास आ जाएगा, जो कि हम लोग कार्बन का लेकर के चलेंगे, ठीक है। अब इसके अलावा ही कुछ और टर्म्स हैं, जैसे सबसे पहले अपने पास क्या है, आइसोटोन्स, ठीक है, आइसोटोन्स। तो अब आइसोटोन्स की अगर मैं बात करूँ, तो आइसोटोन्स में क्या होता है, आइसोटोन्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं, क्या होते हैं, सेम, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होते हैं यहाँ पे, सेम होते हैं। अब सर ये कैसे, तो भाई इसमें अगर मैं बात करूँ तो सिंपली हम लोग दो डिफरेंस एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे C613 देख लो, क्या देख लो, C613, और यहाँ पे N714 देख लो, क्या देख लो, N714। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो ये कितने हैं, 7। सेम यहाँ पे भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, 7 ही हैं, कितने हैं, 7, ठीक है। अब इसके बाद अपना हमारा नेक्स्ट आता है आइसोबार्स, क्या आता है, आइसोबार्स। अब आइसोबार्स की अगर मैं बात करूँ तो आइसोबार्स क्या होते हैं, आइसोबार्स में सेम मास नंबर होता है, क्या होता है, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। जैसे C14 देख लो, क्या देख लो, C14 6, और यहाँ पे N714, देखो मास नंबर क्या है, सेम है, बट एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट है। तो ये हमारे क्या हो गए, आइसोबार्स हो गए, क्या हो गए, आइसोबार्स। अब इसके अलावा देखो 3 छोटी छोटी सी चीज़ आती है जो कि हम लोग को याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो याद नहीं रहा तो एग्ज़ाम में कभी भी क्वेश्चन वहाँ से पूछ लेगा तो गलती हम लोग कर सकते हैं। सबसे पहले आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ क्या होती है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ में सिंपली हम लोग को क्या पता होना चाहिए कि भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा, बस इतना अगर याद है अपने को तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ होगी। जैसे इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो इसके अलावा हमारे पास क्या आता है, आइसोस्टर्स, ठीक है। आइसोस्टर्स में अगर बात करें यहाँ पे तो इसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है, क्या होता है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है, और साथ ही साथ इसमें इसकी एटॉमिसिटी भी क्या होती है, सेम होती है, सेम एटॉमिसिटी, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ एटम भी सेम होंगे और साथ में इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होंगे। इसके बाद एक छूट जाता है जो कि होता है आइसोडायफर्स, ठीक है। आइसोडायफर्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ये क्या होते हैं कि भाई इसमें जो डिफरेंस लेंगे ना, डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन वो क्या होगा, सिमिलर होगा। तो ऐसी स्पीशीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोडायफर्स, क्या बोलेंगे, आइसोडायफर्स। अब देखो यहाँ से ही अब नेक्स्ट ये सारी की सारी मैटर्स की बात हो गई। अब हम लोग यहाँ से मेन हमारा जो टॉपिक है, जैसे यहाँ से ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं आता है, बट अगर एकदम मेन बात करूँ यहाँ पे तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे मोल कंसेप्ट। क्या स्टार्ट करेंगे, मोल कंसेप्ट, ठीक है। मोल कंसेप्ट की बात करेंगे, ठीक है। एक मिनट, स्पेलिंग रॉन्ग हो गई, मोल कंसेप्ट। अब देखो मोल कंसेप्ट में सबसे पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए कि एक मोल में कितने एटम्स होते हैं, ठीक है। तो बता दूं मैं, एक मोल में हमारे पास जो होता है वो होता है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं, और यही जो बराबर होता है, ये बराबर होता है एवोगैड्रो नंबर Na के। किसके बराबर, Na के बराबर, ठीक है। एक मोल एटम इतने हैं। अब देखो जनरली एक मोल, अगर मैं मोल को डिफाइन करूँ तो मोल इज डिफाइन एज मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखो यहाँ से ही अगर मैं रिलेशन लूँ तो अपने को एक चीज़ तो ध्यान है, ये जो मास है, मॉलिक्यूलर मास जो होता है या एटॉमिक मास जो होता है वो AMU में होता है। किस में होता है, AMU में। किस में होता है, AMU में, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से 1 मोल के लिए बात कर रहा हूँ, तो 1 मोल इक्वल टू, और मॉलिक्यूलर मास भी यहाँ पे अगर मैं 1 रख दूँ, कितना रख दूँ, 1 रख दूँ, तो ठीक है। यहाँ पे इंटू 1 AMU, ये इधर मल्टीप्लाई में आ जाए, 1 AMU इक्वल टू मास के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा, मास के। अब देखो यहाँ पे अगर 1 मोल है और साथ में 1 AMU है तो इसका मास भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ से मैं सिंपली बोल सकता हूँ कि 1 मोल इंटू AMU इक्वल टू
1 होता है। कितना होता है? 1। ये रिलेशन याद रखना, ठीक है, ये रिलेशन क्या करना है अपने को? याद रखना है। अब देखो सिंपली अगर मैं यहाँ से मैं तुम लोग को बताऊँ, मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम कितना होगा? तो मास ऑफ वन एटम कितना होगा भाई? उसका मास नंबर, सिंपली मास नंबर के बराबर। लेकिन मास नंबर किस में होगा? एएमयू में होगा, सिंपल सी बात है, एएमयू। अब देखो इसी एएमयू को अगर मैं ग्राम में कन्वर्ट करूँ तो मास नंबर इंटू एएमयू अब मल्टीप्लाई में हो जाएगा और ये किस में आ जाएगा? ग्राम में आ जाएगा, ग्राम में। अब सेम ऐसे ही अगर मैं बात करूँ मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम, ठीक है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम, तो ये क्या आ जाएगा? मास इंटू मास नंबर, लेकिन ये मास नंबर किस में? ध्यान रखना, ग्राम में, इंटू एएमयू। अब साथ में देखो यहाँ पे सिंपली 1 मोल मैंने लिया है, तो 1 मोल में कितने नंबर ऑफ एटम जितने होंगे उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज एवोगैड्रो नंबर। तो भाई अभी हम लोगों ने देखा कि एएमयू और यहाँ पे Na जो होता है इसका मल्टीप्लिकेशन 1 होता है। तो सिंपली मैं बोल सकता हूँ मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम इक्वल टू क्या होता है? उसके मास नंबर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? मास नंबर, बट किसमें? ग्राम में। किसमें? ग्राम। ये अपने को ध्यान रखना है, ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है। क्या है? इम्पॉर्टेंट रिलेशन, ठीक है। अब ये मास नंबर ग्राम में है, ठीक है। अब देखो एग्जामिनर ना अपने से यहाँ पे कभी कभी मॉलिकुलर मास में पूछ लेगा या मोलर मास में पूछ लेगा या ग्राम एटॉमिक मास में पूछ लेगा, दोनों में कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एग्जांपल दूँ, ठीक है, यहाँ पे N14 की बात कर लेता हूँ, तो देखो यहाँ से 3 तरीके का वेट ये पूछता है। कितने तरीके का? 3। सबसे पहला एक अपने को पूछेगा कि भाई इसमें मास ऑफ 1 एटम क्या हो जाएगा? मास ऑफ 1 एटम, तो मास ऑफ 1 एटम सिंपली किसके बराबर है? एटॉमिक मास के बराबर है। किसके बराबर है? एटॉमिक मास के बराबर। सेम अब पूछ लेगा मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम, 1 मोल ऑफ एटम, तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम कितना हो जाएगा? जो भी इसका मॉलिक्यूलर मास है, कौन सा मास? मॉलिक्यूलर मास या मोलार मास, ठीक है, मोलार मास, उसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। सेम ऐसी अगर एग्जामिनर पूछ ले तो इसका ग्राम एटॉमिक मास भी मॉलिक्यूलर मास के बराबर ही होगा, ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास। बस यहाँ पे मेंशन होगा मोलार के फॉर्म में और यहाँ पे मेंशन होगा ग्राम के फॉर्म, कोई डिफरेंस की बात नहीं है। अब यहाँ से एक चीज़ और आ जाती है जो कि आती है रिलेटिव मास, ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, ये इंपॉर्टेंट। रिलेटिव एटॉमिक मास, तो रिलेटिव एटॉमिक मास के लिए ध्यान रखना कि भाई वो भी यहाँ पे इसका 14 ही होगा। अब सर रिलेटिव एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं ज़रा वो भी बता दो। तो रिलेटिव एटॉमिक मास निकालने के लिए एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है, रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू मास ऑफ वन एटम डिवाइड बाय 1/12 टाइम्स, क्योंकि देखो 1/12, चलो पहले लिख देता हूँ, 1/12 टाइम्स ऑफ मास ऑफ एटम, वन एटम ऑफ C12। तो यहाँ से अगर देखोगे तो मास ऑफ 1 एटम क्या हो जाएगा? एटॉमिक मास A के बराबर, ठीक है, मास नंबर के बराबर, सिंपली अगर मैं बोलूँ तो इंटू AMU इक्वल टू 1/12 इंटू 12 इंटू AMU, तो AMU यहाँ से कैंसिल, 12 कैंसिल, तो ये किसके बराबर आ गया? एटॉमिक मास के बराबर ही। अच्छा सर आपने यहाँ पे कार्बन का ही क्यों लिया? क्योंकि भाई कार्बन को देखते हुए ही हम लोग मोल कंसेप्ट को डिफाइन करते हैं, तो NCERT वगैरह में आपने देखा होगा, मेंशन होगा, तो इसी वजह से यहाँ पे हम लोग C12 ही एग्जाम्पल में लेते हैं क्योंकि वो इजी थोड़ा सा होता है, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे मोल की बात करें तो ये सब तो मोल में बहुत रेयर केस में पूछा जाएगा। अब जो इम्पॉर्टेंट है ना वो अब से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है? सबसे पहले मोल को किस तरीके से लिखते हैं? तो मोल को हम लोग 3 तरीके से डिफाइन करते हैं। 2 एकदम यूनिवर्सल फार्मूला है जो कि है मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, जो कि हम लोग ऊपर देख लिए मॉलिक्यूलर मास। अब देखो इसी में ही अगर दूसरा बात करूँ, दूसरा क्या है? नंबर ऑफ एटम, ठीक है, डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, तो ये भी हमारा फार्मूला है। और ये जो दोनों फार्मूला है ये अपने पास यूनिवर्सल फार्मूला है, कहीं भी टेप दो कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या है? नहीं है। लेकिन जो तीसरा फार्मूला है उसमें ध्यान रखना,
उसको कहीं भी लगा दिए तो तुम्हारी लग जाएगी, तो मैं कुछ नहीं बोल सकता उसमें, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, मोल्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस एट एस टी पी डिवाइड बाय 22.4। अच्छा, ये 22.4 वेराई करता है कभी कभी, कितना होता है वो अभी बता देता हूँ, डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर एंड प्रेशर। देखो इसको लगाने के लिए ना कंडीशंस है, क्या है कंडीशंस, और कंडीशन यहीं पे ही मेंशन है। देखो सबसे पहली कंडीशन कि गैस होना चाहिए, दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए कि भाई सबसे पहली कंडीशन गैस, और दूसरी कंडीशन एस होना चाहिए, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर होना चाहिए। अब देखो कभी कभी एग्जामिनर 22.4 की जगह पे 22.7 भी दे सकता है, या फिर इसके अलावा 24.8 भी दे सकता है। अच्छा सर अब ये कैसे, भाई जो टेम्परेचर और प्रेशर चेंज करोगे ना, उसका कॉम्बिनेशन चेंज करोगे तो ये वेराई करती है। जैसे अगर मैं बात करूँ 273 केल्विन पे, 273 केल्विन टेम्परेचर, और अगर यहाँ पे हम लोग प्रेशर 1 बार रख लें, क्या रख लें 1 बार, तो जो वैल्यू रखनी है वो 22.4 ही रखनी है। कितनी रखनी है 22.4, सॉरी 1 बार में नहीं, 1 ATM अगर रख ले तो ये कितनी आएगी 22.4। लेकिन अगर यहीं पे ही अपने पास 273 केल्विन हो और यहाँ पे 1 बार आ जाए तो अपने को यहाँ पे कितना रखना है 22.7। और सेम यही अगर अपने पास इस टेम्परेचर को मैं चेंज कर दूँ 298 डिग्री, क्या 298 केल्विन और 1 बार हो जाए तो यहाँ पे अपने पास कितना आ जाएगा 24.8 लीटर, ऐसा वैल्यू चेंज होती है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, इसको चेंज करने के लिए टेम्परेचर प्रेशर स्टैंडर्ड होना चाहिए और साथ में डिवाइड बाय 22.4, ठीक है। बट इतना सारा याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये वाला मोस्टली एप्लीकेबल होता है, ज़्यादातर हम इसी को ही यूज़ करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, इसी को ही यूज़ करते हैं। अब देखो अब यहीं से ही ना अपने पास कुछ लॉज आते हैं, वो लॉज हम लोग को फटाफट पढ़ने हैं। देखो सबसे पहले अगर मैं लॉज की बात करूँ, ठीक है, लॉज की बात करूँ तो सबसे पहले अपने पास पढ़ने हैं अपने को बॉयल्स लॉ। कौन सा लॉ, बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ एकदम सिंपल है, क्या बताता है भाई कि एट कांस्टेंट एट ब्लैक पेन यूज़ कर लेते हैं, एट कांस्टेंट क्या क्या होना चाहिए इसमें, कांस्टेंट होना चाहिए हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर। अगर कांस्टेंट ये होगा तो अपने पास क्या आएगा कि भाई P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V। यहाँ से हम लोग सिंपली क्या बोल सकते हैं V1 इक्वल टू P2 V2। और ध्यान रखना इसका ग्राफ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्या है ग्राफ इम्पॉर्टेंट है, ग्राफ याद रखना। यहाँ पे प्रेशर होता है, यहाँ वॉल्यूम, और ये कुछ इस तरीके से ऐसा ग्राफ आता है, ग्राफ इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सेम इसी के ही बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है जो कि आता है चार्ल्स लॉ। कौन सा लॉ, चार्ल्स लॉ। अगर मैं चार्ल्स लॉ की बात करूँगा तो इसमें भी कुछ ना कुछ कांस्टेंट होगा। देखो 4 वेरिएबल हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, मोल्स और टेम्परेचर। कोई 2 वेरिएबल चेंज होगा, बाकी 2 वेरिएबल क्या रहेंगे कांस्टेंट। तो चार्ल्स लॉ में अगर मैं बात करूँ तो चार्ल्स लॉ क्या होता है, सिंपली बताता है कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अगर V और T मतलब वॉल्यूम और टेम्परेचर की बात हो रही है तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या क्या होगा, तो कांस्टेंट सिंपली बाकी 2 को कांस्टेंट कर दो। कौन कौन कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स एंड प्रेशर। तो यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो V/T क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा, क्या आ जाएगा कांस्टेंट। और यहीं से ही आता है V1/T1 इक्वल टू V2/T2। अब देखो इसका ग्राफ ना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चे और एग्जामिनर अक्सर गलती करते हैं, मतलब एग्जामिनर चाहता है कि बच्चे गलती करें और तुम लोग कर देते हो। देखो किस तरीके से इसका ग्राफ है, तो ग्राफ मैं समझा देता हूँ तुमको। देखो ये इस इक्वेशन पे मान लेते हैं, सीधी हो जा भाई, सीधी हो जा भाई, हाँ चलो ठीक है, काम चलाऊ हो गई, सीधी हो जा, हाँ ठीक है। देखो यहाँ पे मान लेते हैं अपने पास कि टेम्परेचर है यहाँ पे और यहाँ पे वॉल्यूम है। तो ना ये ग्राफ जो होता है ना वो कुछ इस फॉर्म में जाता है और बच्चे ना अक्सर गलती करते हैं, क्या करते हैं, गलती करते हैं। और वो क्या समझते हैं ना कि ये जो लाइन है ये लाइन सेंटर से पास हो रही है, ये लाइन भाई सेंटर से पास नहीं हो रही, इसको हम लोग एक्स्ट्रापोलेट करते हैं ताकि समझ सके। क्योंकि 0 डिग्री केल्विन टेम्परेचर में ला पाना या किसी भी एक कंपोनेंट का वॉल्यूम एग्जैक्टली 0 हो पाना ये पॉसिबल नहीं है, तो इसको हम लोग एक्स्ट्रापोलेट करते हैं। एग्जामिनर तुमको ऐसे भी देगा, यहाँ पे एकदम एग्जैक्टली लाइन खींच के भी देगा और बोलेगा क्या ये है, तुम यही मार्क करोगे क्योंकि तुमको याद रहता है और तुम गलत कर दोगे। तो ध्यान रखना यहाँ पे डॉटेड होगा, एक्स्ट्रापोलेट करते हैं यहाँ, ठीक है। ये केल्विन में होगा टेम्परेचर। अब देखो इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारे पास नेक्स्ट लॉ जो कि होता है गेलुसेक लॉ। कौन सा लॉ, गेलुसेक लॉ, ठीक है, गेलुसेक लॉ।
ठीक है। तो गैल्यूसेक लॉ की अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्या होता है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो अब प्रेशर और टेम्परेचर की बात आ गई तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या क्या होगा, तो यहाँ पे अगर मैं कांस्टेंट की बात करूँ, कांस्टेंट की, तो कांस्टेंट यहाँ पे बाकी दो टर्म मतलब एन एन वी। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो पी बाई टी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ये कॉन्स्टेंट हो गया। तो यहाँ पे से अगर हम लोग देखेंगे तो पी वन बाई टी वन इक्वल टू पी टू बाई टी टू। ग्राफ की बात करें तो वापस से ग्राफ सिमिलर ऊपर जैसा ही आएगा, कॉपी करके नीचे बना देता हूँ मैं वापस, ठीक है, कॉपी यहाँ पे पेस्ट। बस यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा कि भाई यहाँ पे डिफरेंस ये है कि वॉल्यूम की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रेशर, क्या आ जाएगा, प्रेशर, ठीक है। सेम यहाँ पे भी एक्स्ट्रापोलेट हो रहा है, 0 डिग्री पे नहीं जा रहा है, सॉरी 0 केल्विन पे नहीं जा रहा है, ये केल्विन में है, सी मतलब के छूट गया था ऊपर कॉपी होना, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट लॉ आता है अपने पास एवोगैड्रो लॉ। कौन सा लॉ, एवोगैड्रो लॉ, ठीक है। लास्ट एवोगैड्रो, एवोगैड्रो, देखो एवोगैड्रो लॉ की अगर बात करूँ तो एवोगैड्रो लॉ क्या बोलता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस contains equal number of मॉलिक्यूल, या फिर सिंपली अगर हम लोग यहाँ पे बोले तो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर मास, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग सिंपली बोल सकते हैं v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, और यहाँ से हम लोग इसको निकाल लें तो भाई इसको हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं v1 बाई n1 इक्वल टू v2 बाई n2, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ठीक। अब देखो इसके आगे हम लोग बात करें तो अब इसी सारी जो ये होती है ना, इसको कंबाइन किया जाता है, क्या किया जाता है, कंबाइन, और कंबाइन करके यहाँ पे ही हम लोग बनाते हैं, जो कि बनाते हैं गैस इक्वेशन। तो ये होती है अपनी आइडियल गैस इक्वेशन, सारी इक्वेशंस को कंबाइन करते हैं और यहाँ पे जनरेट करते हैं इक्वेशन ऑफ गैस, ठीक है, जो कि हम लोग बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। तो आइडियल गैस इक्वेशन की अगर मैं बात करूँ तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, देखो तो भाई पी वी इक्वल टू एन आर टी, ये अपने पास है आइडियल गैस इक्वेशन। अब एग्जामिनर ना कभी कभी यहाँ से इसको डेंसिटी में चेंज करवाता है, किस में चेंज करवाता है, डेंसिटी में। सिंपली पी वी इक्वल टू मास डिवाइड बाय, मास को डब्ल्यू लिख देते हैं, डब्ल्यू डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू आर टी। तो अब देखो यहाँ से अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको यहाँ भेज दूँ और वॉल्यूम को यहाँ ले आऊँ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पी इंटू एम मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू वेट डिवाइड बाय वॉल्यूम इंटू आर टी। तो भाई देखो पी एम वेट बाय वॉल्यूम मतलब मास बाय वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी, तो डेंसिटी इक्वल टू आर टी, ऐसे भी हम लोग इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो यहीं से ही आता है हमारे पास एक नया टर्म जो कि होता है वेपर डेंसिटी। तो देखो वेपर डेंसिटी क्या होती है, इट इज़ डिफाइंड एज रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एनी गैस विथ रिस्पेक्ट टू दी डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो अगर मैं सिंपली अगर मैं इसका रेशियो डिफाइन करूँ तो वेपर डेंसिटी इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ ज़्यादा लाल लाल हो जाएगा, बढ़िया नहीं लगेगा, इसको अपन काला में करते हैं। तो डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखो यहाँ से ही हम लोग वी डी इक्वल टू, जब इसको सॉल्व करोगे तो वॉल्यूम कैंसिल होगा और यहाँ पे आएगा मास डिवाइड बाय सिंपल, बस इस फॉर्मूले को याद रखना, तो वेपर डेंसिटी के सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि भाई रिएक्शन किस तरीके से हम लोग जनरली रिप्रेजेंट करते हैं या रिएक्शन किस तरीके से बनती है। तो देखो भाई यहाँ पे अपने को लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ना है, 4 लॉ है, सिंपल फटाफट पढ़ लेंगे। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की अगर मैं बात करूँ तो भाई ये बताता है कि किस तरीके से 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बनाएंगे, वो इस चीज़ पे हम लोग को फोकस करता है। तो इसमें हमारा सबसे पहला पॉइंट जो होता है वो होता है लॉ ऑफ कन्वर्जन ज़्यादा बड़ा हो गया, लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ मास।
लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ मास सिंपली एकदम सिंपल अगर मैं डिफाइन करूँ रिवीजन के हिसाब से, तो क्या बोलता है कि भाई जितना भी मास ऑफ रिएक्टेंट होगा उतना ही मास ऑफ प्रोडक्ट होगा। क्योंकि सिंपली अगर मैं बोलूँ तो मास ना तो हम घर से ला सकते हैं और ना ही घर में वापस, मतलब ना तो घर में बना सकते हैं और ना ही घर में निपटा सकते हैं, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इसमें कुछ याद रखना है तो बस याद रखना कि ये भाई ये दिया किसने था, तो ये एंटोनी लवोइजर ने दिया था, ठीक है, स्पेलिंग सॉरी। अब देखो नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन, ठीक है। तो लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन की अगर मैं बात करूँ तो लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन जोसेफ प्रॉस्ट ने दिया था, ठीक है, जोसेफ। अब देखो इसमें क्या होता है कि भाई कोई भी एक रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहा है और एक प्रोडक्ट बना रहा है। फॉर एग्जांपल कि भाई मान लो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इथेनॉल बन रहा है, क्या बन रहा है, इथेनॉल, ठीक है, इथेनॉल। तो इसको अलग अलग तरीके से भी बनाओगे तो इसमें जो होगा कॉम्पोजिशन ऑफ कार्बन, कॉम्पोजिशन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन, कॉम्पोजिशन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, वो तो फिक्स ही है कि क्योंकि भाई 2 कार्बन लेने हैं, 5 हाइड्रोजन लेने हैं और 1 ऑक्सीजन लेना है। तो इसको एक तरीके से बनाओ या 2 तरीके से बनाओ। फॉर एग्जांपल सोर्स यहाँ पे अगर बात करें हम लोग, सोर्स 1 हो या सोर्स 2 हो या सोर्स 2 हो या फिर सोर्स 3 हो। अगर हमको इथेनॉल ही बनाना है तो इथेनॉल में जो नंबर ऑफ एटम कार्बन के और इसके जो आएंगे वो क्या आएंगे, वो सेम आएंगे। यही लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन बताता है। अगर इसको हम लोग डिफाइन करना चाहें तो हम लोग सिंपली इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, एलिमेंट कंबाइन, एलिमेंट एलिमेंट कंबाइन कंबाइन इन स्पेसिफिक रेशो, एलिमेंट कंबाइन इन स्पेसिफिक रेशो, चाहे सोर्स कोई भी हो उस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब देखो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये हमारा तीसरा लॉ है, मल्टीपल प्रोपोर्शन। देखो इसको देने वाले भाई जो चचा थे उनका नाम है चचा, ये हमारे हैं जॉन डल्टन, ठीक है, जॉन डल्टन। अब देखो इन्होंने क्या बताया इस लॉ में, सबसे पहले लॉ डिफाइन करते हैं अपन, इफ़ टू एलिमेंट फॉर्म कंबाइन टू फॉर्म, इफ टू एलिमेंट फॉर्म मोर देन वन कंपोनेंट, तो यहाँ पे क्या होगा, द मास ऑफ वन combines with fixed mass of second element in specific या फिर in ratio of स्मॉल इंटीजर। देखो ऐसे इसको ऐसे मत समझो, इसको ऐसे समझो कि मान लो अपने पास हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को हम लोग कंबाइन कर रहे हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को हम लोग क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं। अब देखो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को अगर मैं कंबाइन करूँगा तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है 2 चीज़ बनने की। एक सबसे पहले अपने पास पॉसिबिलिटी क्या आती है कि भाई यहाँ पे ये H2O बनाएगा, क्या बनाएगा, H2O। यहाँ ऐसे लिख देते हैं अपन कि भाई हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को हम लोग कंबाइन कर रहे हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को अगर हम लोग कंबाइन कर रहे हैं तो इसके पास 2 पॉसिबिलिटी है, एक बनाएगा H2O वाटर और एक बनाएगा पर ऑक्साइड H2O2। अब देखो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना मास रिक्वायर्ड था इसको बनाने के लिए, और सेम ऐसी ऑक्सीजन का कितना मास रिक्वायर्ड था, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 16, यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 32, क्योंकि 2 ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। तो ये लॉ क्या बोलता है कि भाई ये जो ऑक्सीजन यहाँ पे यूज़ हुआ है ना, यूटिलाइज हुआ है ना, वो एक सिंपल रेशियो में होगा, जैसे 16:32 इक्वल टू 1:2। यही हमारे पास लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बताता है कि ये एक स्मॉलेस्ट रेशो में होगा। कोई भी जो 2 एलिमेंट होंगे, मतलब एक एटम होंगे 2 एलिमेंट्स के, सॉरी 2 मॉलिक्यूल्स के, वो एक फिक्स रेशो में होंगे, ठीक है, ये बताता है ये। अब देखो इसके बाद है अपने पास गे-लुसैक लॉ। कौन सा लॉ, गे-लुसैक लॉ ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस। देखो सिंपली अगर मैं बोलूँ यहाँ पे
तो इसको अगर मैं डिफाइन करूँ तो ऐसे बोल सकते हैं अपन, द रेशो ऑफ वॉल्यूम ऑफ द रेशो ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस सारी की सारी, हाँ, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट भी और प्रोडक्ट भी, कैन बी रिप्रेजेंट इन होल नंबर। इसको हम लोग होल नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो अगर एक रिएक्शन ले लें अपन, H2 प्लस Cl2 कंबाइंस टू गिव 2 मोल्स ऑफ HCl, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे ये भी गैस है, ये भी गैस है, और ये भी क्या है, गैस है। तो ये सिंपली बोलता है कि भाई H हाइड्रोजन और अपने पास क्लोरीन और HCl, इसको अगर हम लोग सिंपली रेशियो में अगर ले अपन, तो ऐसे हम लोग ले सकते हैं 1:1, बस यही अपने पास गेलो-सैक लॉ बताता है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। ठीक है, अब देखो, अब केमिकल कॉम्पोजिशंस के ऊपर आते हैं, जो मतलब रिएक्शन होने के बाद जो कंपाउंड बन गया, उसमें सबसे पहले अपने पास क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला की अगर मैं बात करूँ, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ एटम इन द कंपाउंड। देखो अभी मैंने इसमें एक वर्ड नहीं लिखा है, एग्जैक्ट वर्ड क्यों नहीं लिखा है, अभी तुम लोग को समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं ऐड करूँ, तो यहाँ पे तुम लोग याद लिख लेना, नंबर ऑफ एग्जैक्ट एटम। क्यों पहले नहीं लिखा था वो भी बताता हूँ। अब इसी के बाद हम लोग डिफाइन करते हैं एम्पेरिकल फार्मूला। कौन सा फार्मूला, एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है, इट इज़ डिफाइन एज स्मॉलेस्ट रेशो ऑफ एटम या स्मॉलेस्ट रेशियो ऑफ एटम इन मॉलिक्यूलर फार्मूला। देखो कैसे समझो, जैसे अगर मैं बात कर लूँ ग्लूकोज के लिए ही, तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होगा, वो क्या होगा, अपने पास सिंपल है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है अपने पास, C6H12O6, ये अपने पास हो गया ग्लूकोज का। लेकिन अगर इसी की ही बात अगर मैं बात करूँ, इसी का ही इम्पेरिकल फार्मूला अगर हम लोग को निकालने बोले, क्या निकालने बोले, इम्पेरिकल फार्मूला। तो इम्पेरिकल फार्मूला कैसे निकालेंगे, सिंपली इसको क्या करो, एक कॉमन मल्टीपल है यहाँ पे, देखो उससे डिवाइड करो। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, तो यहाँ पे 6 है, 6 से अगर मैं डिवाइड कर दूँ, तो C6 डिवाइड बाई 6, H12 डिवाइड बाई 6 और O6 डिवाइड बाई 6, तो ये क्या हो जाएगा, CH2 और O। तो ये इसका क्या हो गया, एम्पेरिकल फार्मूला हो गया, स्मॉलेस्ट रेशो। समझ गया, इस वजह से मैंने एग्जैक्ट बाद में लिखा था, या तुम लोग को बता दिया था कि लिख लेना, ताकि मैं एक साथ नहीं लिख रहा था इसी वजह से। ठीक है, अब देखो मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड, जो कि अपन सिंपली ऊपर ही पढ़ ही चुके हैं। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, एटॉमिक मास, सिंपल है ना। अब देखो इसके बाद एग्जामिनर ना अपने को स्टीशियोमेट्रिक में बोलता है कि भाई करो। अब देखो मतलब रिएक्शन दे देगा और स्टीशियोमेट्री में फंसाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो उसको किस तरीके से डील करना है वो देखते हैं। स्टोइशियोमेट्री में अगर बात करें, सबसे पहले देखो यहाँ पे मान लेते हैं अपन कि भाई एक रिएक्शन होगी, H2 प्लस Cl2 गिव्स HCl। अब देखो कितना HCl यहाँ पे देगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हम लोगों ने लिया है, 2 Cl लिया है, तो यहाँ पे बनने वाली भी कितनी होगी, 2 HCl गैस बनने वाली होगी। इसके अलावा अगर देखो एग्जाम्पल के तौर पे कभी कभी एग्जामिनर अपने को पूछेगा, एक दे देगा, बोलेगा दूसरा बताओ कितना बना। तो यहाँ पे इसके लिए भी अपने को ध्यान रखना है कि अगर 2 ग्राम हाइड्रोजन का कितने 71 ग्राम, क्योंकि एक क्लोरीन का जो मास होता है वो होता है 35.5, तो अगर 71 ग्राम क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे कितना बनाएगा, एक HCl का वेट कितना है, तो HCl का वेट अपने पास कितना है 35.1, क्योंकि देखो ये क्लोरीन का है, एक प्लस कर दो 36.5 इंटू 2, क्योंकि भाई 2 है ना, इस 2 से मल्टीप्लाई भी करना है, ध्यान रखना। अब सेम ऐसे ही अगर इसको मैं मोल्स में ले जाऊँ, तो ध्यान रखना कि 1 मोल अगर इसका रिएक्ट कर रहा है 1 मोल इसके साथ, तो ये 2 मोल्स ऑफ HCl देगा, मतलब 2 मोल्स। अगर मैं इसी को ही लीटर वाले कंसेप्ट से देखूँ, तो लीटर वाले कंसेप्ट से 22.4 लीटर अगर ये कंबाइन कर रहा है किसके 22.4 लीटर ऑफ क्लोरीन से, तो ये कितना देगा 44.8 लीटर HCl देगा।
ध्यान रखना इस बात को, क्योंकि एग्जामिनर अपने को यही फंसाता है। कैसे, देखो अब कैसे फंसाएगा वो भी बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल एग्जामिनर ने बोल दिया कि भाई तुम्हारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल वो बोल दिया कि 100 ग्राम क्लोरीन है जिसको रिएक्ट कराना है अपने को 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन से, ठीक है, H2 से, सिंपल। और यहाँ पे बताना है कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl इज फॉर्म्ड, ठीक है। देखो सिंपल है, एकदम सिंपल है। हाइड्रोजन, सबसे पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखो, तो H2 + Cl2 गिव्स 2 मोल्स ऑफ HCl, ठीक है। तो अब देखो अपने को पता है कि भाई 2 ग्राम ये रिएक्ट करेगा कितना, 71.1 ग्राम से, और यहाँ पे कितना बनाएगा 2 × 36.5 ग्राम। अब देखो इसके लिए जैसे अगर मैं इसमें बात करूँ तो 2 ग्राम ये है और ये 100 ग्राम है, तो 2 ग्राम ये है और ये 100 ग्राम है। तो देखो ये जो 2 ग्राम होगा, 71.1 कहा मैंने, सॉरी ये 71 ग्राम है, इसको करेक्ट कर लेते हैं, 71 ग्राम। अब देखो ये 2 ग्राम है, ये 100 ग्राम है, ये 2 ग्राम तो पूरा रिएक्ट कर गया होगा किसके, इसके 71 ग्राम से, लेकिन इसका फिर भी कुछ ना कुछ कंपाउंड बचा होगा, तो ये 29 ग्राम बच गया, और ये कितना बना दिया होगा 2 × 36.5, ठीक है, 2 × 36.5, जो कि सिंपली अगर अपन बोले तो 73 ग्राम ये बन चुका होगा। लेकिन अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्लोरीन अब भी बचा है, लेकिन क्या उस क्लोरीन के साथ रिएक्ट करने के लिए क्या कोई हाइड्रोजन बचा है, क्या नहीं बचा है। तो इस तरीके से स्टीशियोमेट्रिक का हम लोग को डिफाइन करना है। और यहीं से ही एक चीज़ हमको और पता चल गई कि भाई यहाँ पे देखो ये रिएक्शन जो है अब क्या हो चुकी है, रुक चुकी है। क्या हो चुकी है, रिएक्शन रुक चुकी है, स्टॉप हो गई है। रिएक्शन स्टॉप क्यों हो गई, क्योंकि भाई हाइड्रोजन जो था वो ख़त्म हो गया। क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब अगर हाइड्रोजन ख़त्म हो गया तो इसी में ही रिएक्शन का हम लोग इसको बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। क्या बोलेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट को अगर हम लोग डिफाइन कर दें तो ऐसा रिएजेंट जो पहले ख़त्म हो जाए, ठीक है, जो ऐसा रिएजेंट जो पहले ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो अपना LR कौन था, LR कौन है यहाँ पे, H2, कौन है, H2, क्योंकि उसके ख़त्म होने से रिएक्शन क्या हो गई, स्टॉप हो गई, ठीक है। अब यहीं से ही देखो एग्जामिनर में कभी कभी प्योरिटी के क्वेश्चन भी फंसा देता है। किसके क्वेश्चन फंसा देता है, प्योरिटी के। तो देखो जैसे फॉर एग्जांपल मान लो अपने पास कि एग्जामिनर बोल दिया कि भाई कोई भी एक कंपाउंड है, उसमें बताओ कि उसकी प्योरिटी कितनी है, या कोई भी एक कंपाउंड दे दिया, अब बोला कि भाई इसमें प्योर कंपाउंड का कितना वेट है बताओ। तो भाई सिंपल से अपने को क्या देखना है, प्योर कंपाउंड का जो वेट होगा वो प्लस उसके इम्प्योर कंपाउंड से, दोनों मिला के तभी तो कंपाउंड का जो एक्चुअल वेट है वो बताएंगे। तो यहीं से ही अगर मैं डिफाइन करूँ परसेंटेज प्योरिटी, तो परसेंटेज प्योरिटी जो क्या हो जाएगी, वेट ऑफ प्योर कंपोनेंट, वेट ऑफ प्योर कंपाउंड, या कंपोनेंट सिंपली बोल सकते हैं अपन, डिवाइड बाय टोटल वेट या वेट ऑफ इम्प्योर कंपाउंड इनटू 100। अब देखो वेट इम्प्योर कंपाउंड का पता कैसे लगेगा, ये सबसे बड़ा सवाल होता है, ठीक है। जैसे मैं मान लो कि यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ या एक रिएक्शन लेता हूँ, ठीक है। एक रिएक्शन अपन लेते हैं, CaCO3 डिकम्पोजेस टू गिव CaO प्लस CO2 गैस। अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिया, कि भाई CaCO3 डिकम्पोज कर रहा है CaO प्लस CO2 में। अब देखो यहाँ पे एग्जामिनर अपने को बोल दिया कि भाई इनिशियली हम लोगों ने तुमको क्या दिया है, इनिशियली 150 ग्राम मिक्सचर दिया है। क्या दिया है, मिक्सचर दिया है, ठीक है। अब वो किसका है पता नहीं, उसमें पूरा CaCO3 है या क्या है वो नहीं पता, लेकिन उसने बोला कि भाई बताओ कितना ग्राम प्योर या परसेंटेज ऑफ या प्योरिटी ऑफ CaCO3 अगर इफ़ 1 मोल ऑफ CO2 गैस इज रिलीज्ड। कितना, 1 मोल ऑफ CO2 गैस रिलीज। तो अब देखो सिंपली स्टीशियोमेट्री भी यहाँ पे लगेगी, सिंपल सी LR का भी कंसेप्ट थोड़ा बहुत यूज़ हो जाएगा, यहाँ पे प्योरिटी भी निकल जाएगी। देखो सिंपल, अगर यहाँ पे अगर मैं देखूँ
तो CO3 का डिकम्पोज होगा तो ये CaO बनाएगा प्लस CO2 गैस बनाएगा। देखो अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो अगर ये 1 मोल है, कितना मोल है 1 मोल, तो ये भी 1 मोल बनेगा और ये भी कितना मोल बनेगा 1 मोल। तो इसका मतलब कि भाई जब इसका मैं मोलिकुलर वेट निकालूंगा तो इसका मोलिकुलर वेट 40 मतलब 100, हाँ 48 और 12 100, तो इसका मोलिकुलर वेट 100 ग्राम, मतलब 100 ग्राम अगर ये होगा तो इट मीन्स ये 44 ग्राम अपने को मिलेगा। कितना ग्राम मिलेगा 44 ग्राम। और सेम अगर मैं इसकी भी बात करूँ तो ये अपने को 56 ग्राम मिलेगा। कितना ग्राम 56 ग्राम। और ऑलरेडी 1 मोल बोला है तो 1 मोल CO2 का मतलब 44 ग्राम ही है। कितना ग्राम है 44 ग्राम। मतलब कि यहाँ पे 100 ग्राम CaCO3 था, बाकी कुछ और था, है ना। तो यहाँ से अगर मैं परसेंटेज प्योरिटी की बात करूँ, परसेंटेज प्योरिटी की बात करूँ तो परसेंटेज प्योरिटी में प्योर CaCO3 का वेट डिवाइड बाय एक्चुअल वेट 150 इंटू 100, तो सिंपली सॉल्व कर लो इसको। तो यहाँ पे लगभग 66.6% के आसपास तुम्हारी प्योरिटी आ जाएगी। अब देखो यहाँ से ना अपने को सिंपल कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स डिफाइन करने हैं। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। सबसे पहले देखो कुछ रेशियोज है डायरेक्ट परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय वॉल्यूम वाली, जो कि अपने को पता है। तो देखो अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो सबसे पहले अपने पास क्या है परसेंट बाय मास, परसेंट बाय मास। तो परसेंट बाय मास की अगर मैं बात करूँ तो परसेंट बाय मास में फॉर एग्जांपल मान लो कि एक डब्बा है यहाँ पे, इसमें अपने पास 2 कंपोनेंट हैं, तो इसमें अगर कोई भी एक कंपोनेंट का अपने को परसेंट बाय मास निकालना हो, कैसे निकालेंगे? तो भाई सिंपल मास, या ऐसा मैं बोल दूँ कि परसेंट बाय मास ऑफ ए, तो ये क्या हो जाएगा मास ऑफ ए डिवाइड बाय MA मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी इंटू 100। सेम ऐसे ही वॉल्यूम के लिए भी अगर बात करेंगे अपन परसेंट बाय वॉल्यूम, तो परसेंट बाय वॉल्यूम क्या हो जाएगा परसेंट बाय वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ए डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ ए प्लस वॉल्यूम ऑफ बी इंटू 100, वॉल्यूम ऑफ ए इंटू वॉल्यूम ऑफ बी इंटू 100। ठीक है, सेम ऐसे ही अगर हम लोग यहाँ पे आगे बात करें, ठीक है, इसी में ही आगे बात करें तो एक आता है अपने पास परसेंट वेट बाय वॉल्यूम। अब देखो जब इसको डिफाइन करोगे ना तो चाहे ए के लिए डिफाइन कर लो या बी के लिए, तो वेट ऑफ ए डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ ए प्लस वॉल्यूम ऑफ बी इंटू 100। सेम यहाँ पे ही अपने पास आता है परसेंट वॉल्यूम बाय वेट, तो इसको अगर डिफाइन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ ए डिवाइड बाय वेट ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी इंटू 100। अब देखो मैंने ऊपर वाले जो 2 थे ना परसेंट बाय मास एंड परसेंट बाय वॉल्यूम, इसको मैंने यूनिट नहीं दिखाई थी क्योंकि ये दोनों भी जो है वो यूनिटलेस है। क्या है यूनिटलेस। लेकिन ये जो 2 होते हैं परसेंट वेट बाय वॉल्यूम और वॉल्यूम बाय वेट, ये यूनिट होती है इनकी, इसकी यूनिट होती है और इसकी यूनिट क्या है ग्राम बाय एम एल, और इसकी क्या होगी ml बाय ग्राम। ठीक है, ये ध्यान रखना क्योंकि बहुत गलती होती है यहाँ पे, अक्सर होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा देखो कॉन्सेंट्रेशन टर्म सबसे पहले अपने पास क्या आता है मोल फ्रैक्शन आता है। क्या आता है मोल फ्रैक्शन। ये भी क्या है रेशो वाली टर्म्स ही है। तो मोल फ्रैक्शन में भी क्या बात करेंगे, जैसे यहाँ पे मास था अपने पास तो वैसे ही अब यहाँ पे 1 मोल ए का है और 1 मोल बी का है, दोनों मिक्स किए हैं। अपने को कोई भी एक ए का चाहिए या बी का चाहिए कि कितने फ्रैक्शन इसमें है, तो सिंपली अगर हम लोग देखेंगे तो मोल फ्रैक्शन एक्स ए इज इक्वल्स टू Na मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। ठीक है, फ्रैक्शन है परसेंटेज नहीं है, इस वजह से 100 नहीं आएगा। सेम अगर ऐसी एक्स बी के लिए बात करेंगे तो एक्स बी के लिए क्या हो जाएगा एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। ठीक है, तो यहाँ से देखो अगर डिफाइन करें अपन बायफेसिक के मतलब 2 कंपोनेंट वाले मिक्सचर के लिए, ठीक है 3 कंपोनेंट 4 कंपोनेंट ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पे 2 के लिए बात कर रहे हैं तो एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 होगा। अगर अपने पास 3 कंपोनेंट वाला सिस्टम होता तो उसके लिए एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी इक्वल टू 1 होगा। ऐसे ही हम लोग मतलब कोई भी एक निकालो या 2 निकालो, 2 वाले में है तो एक निकालो, दूसरा ऑटोमेटिक 1 से माइनस करके निकल जाएगा। ऐसे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान रखना इसको। ठीक है, अब इसके अलावा नेक्स्ट अगर बात करें अपने को तो मोलैलिटी। क्या है मोलैलिटी अगर हम लोग बात करें तो भाई अपने को पता है मोलैलिटी क्या है मोल्स ऑफ solute in 1 kg of solvent moles of solute in 1 kg of solvent। तो देखो अगर यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो मोलैलिटी स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं इसको,
मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन मास ऑफ सॉल्वेंट। देखो इन केजी है बट अक्सर हम लोग ग्राम में लेते हैं, तो इस वजह से हम लोग इसको क्या करेंगे 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। लेकिन देखो एग्जामिनर ना कभी कभी अपने को ना यहाँ पे क्या करता है, बोलता है कि भाई तुम एक काम करो, मोल फ्रैक्शन में इसको निकालो। किस में निकालो? मोल फ्रैक्शन में। तो मोल फ्रैक्शन में निकालने के लिए हम लोग क्या है, सिंपल फार्मूला है, बता देता हूँ। मोलैलिटी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, इनटू 1000 बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ये फार्मूला है, ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। डेंसिटी वाला भी रिलेशन है, तो डेंसिटी वाला भी रिलेशन एकदम सिंपल है, क्योंकि ये मास दिया ही है अपने को। क्या दिया है? ये मास के टर्म में दिया है। किसके टर्म में दिया है? मास। और डेंसिटी अपने पास क्या होती है? मास बाय वॉल्यूम। तो सिंपली मास को वॉल्यूम और डेंसिटी से हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सेम ऐसी अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है? मोलैरिटी होती है। क्या होती है? मोलैरिटी। तो मोलैरिटी को अगर मैं डिफाइन करूँगा तो मोलैरिटी अपनी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। ध्यान रखना यहाँ सोल्यूशन की बात हुई है, वहाँ सॉल्वेंट की बात हुई थी। तो इसका मतलब अगर मैं मोलैरिटी कैपिटल M की बात करूँगा तो मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सेम वापस लीटर में है तो इसको ml में लेना होता है, मतलब ml में लेते हैं हम लोग, क्योंकि उतना ज़्यादा सॉल्यूशन एक साथ नहीं बनाते। तो इंटू 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम इन ml। अब देखो यहाँ पे ना कभी कभी क्या होता है कि भाई हम लोग को मिक्सिंग दे देता है या डाइल्यूशन दे देता है। क्या दे देता है? डाइल्यूशन या फिर मिक्सिंग। तो देखो अगर मान लो कि भाई अपने पास क्या है, 0.1 सॉल्यूशन है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं। इसमें मैंने क्या किया, 1000 या 1 किलो चीनी डाल दी। 1 किलो क्या डाल दी? चीनी, शुगर। और इसमें 10 लीटर पानी था। कितना लीटर पानी था? 10 लीटर, ठीक है। तो ये क्या बन गया? सॉल्यूशन बन गया। लेट्स से इसकी मोलैरिटी कितनी है? 1 है। कितनी है? मोलैरिटी 1 है। और इसका वॉल्यूम क्या है? V1। अब सेम इसी में ही मैंने क्या किया, इसी में ही मैं लाया और इसी में जो 10 लीटर पानी था, क्या था? ऑलरेडी इसमें 10 लीटर पानी था। इसमें मैंने क्या किया? 10 लीटर पानी और डाल दिया। तो देखो यहाँ से अगर तुम देखोगे तो वॉल्यूम क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। वॉल्यूम क्या हुआ? इंक्रीज। लेकिन क्या नंबर ऑफ शुगर, यानी कि इसमें जो 10 किलो शुगर था, 10 kg शुगर, वो क्या उसमें कोई चेंजेस हुआ? तो इस शुगर में तो नो चेंजेस। तो इसका मतलब कि जो अमाउंट शुगर का था वो सेम ही रहा। डाइल्यूशन की वजह से अमाउंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, डाइल्यूशन की वजह से। तो इसका मतलब मोल्स 1 और मोल्स 2 दोनों टाइम पे सेम ही होंगे। तो यहाँ से हम लोग सिंपली निकाल सकते हैं मोलैरिटी, क्योंकि चेंज होती है तो M1 V1, क्योंकि देखो मोल्स को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं। और मोलैरिटी क्या है? मोलैरिटी इक्वल टू मोल्स बाय वॉल्यूम। तो इसको ऐसे लिख लो कि N इंटू M इंटू V। सिंपली यहाँ से M1 V1 इक्वल टू M2 V2, ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं। अब देखो जितनी भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होती है ना, वो एडिटिव नेचर की नहीं होती है। तो एग्जामिनर कभी कभी हम लोग को क्या दे देता है? मिक्सिंग दे देता है। क्या दे देता है? मिक्सिंग। और बोलता है कि भाई मिक्स हो गया, अब बताओ। तो उसी वजह से ना डायरेक्टली हम लोग मिक्स मतलब मोलैरिटी को ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर इक्वल टू M1 प्लस M2। ये एडिटिव नेचर की नहीं होती है, ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है? इंटेंसिव। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मोल्स, क्योंकि मोल्स हम लोग कर सकते हैं, तो मोल्स ऑफ सोल्यूशन या मोल्स ऑफ मिक्सचर इक्वल टू Na प्लस Nb, है ना, या N1 Nb। तो अब देखो यहाँ से हम लोग सेम ऊपर वाला फॉर्मूला, मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर इंटू वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर इक्वल टू मोलैरिटी ऑफ A इंटू वॉल्यूम ऑफ A प्लस मोलैरिटी ऑफ B इंटू वॉल्यूम ऑफ B। अब देखो यहाँ से मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर आ जाएगी, जो कि क्या आ जाएगी? Ma इंटू Va प्लस MB इंटू VB डिवाइड बाय VS, वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ ऊपर थोड़ा सा मैं छूट गया, वो क्या है? परसेंटेज यील्ड। तो देखो दो तरीके की यील्ड होती है। जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो एक यील्ड हमारी ऑब्जर्व्ड होती है, जो हमें एक्सपेरिमेंट के थ्रू मिलती है, और एक जो होती है जैसे हम लोगों ने यहाँ पे HCl से हम लोगों ने देखा था ना, कहाँ गया? यहाँ से हम लोगों ने देखा था, फॉर एग्जांपल यहाँ से कहाँ गया?
यहाँ से कि भाई यहाँ से कैलकुलेशन के हिसाब से हम लोगों ने देखा ना कि HCl की यील्ड कितनी आई, तो ये होती है थेरेटिकल यील्ड। तो ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटल यील्ड जो होती है ना, एग्जामिनर अपने को देगा। थेरेटिकल यील्ड हो सकता है कैलकुलेट करा ले, फिर उसके बाद परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट कराएगा। तो परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला जो होता है वो होता है ऑब्जर्व्ड प्रोडक्ट या ऑब्जर्व्ड वेट या ऑब्जर्व्ड यील्ड भी बोल सकते हो तुम लोग इसको, डिवाइड बाय थेरेटिकल यील्ड, थेरेटिकल यील्ड, ठीक है, इंटू 1000 कहाँ होगा 100, ये तुम्हारा परसेंटेज यील्ड का है। ध्यान रखना यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आप लोग एक काम कर लो, और वो एक काम ये कर लो कि आप इसके PYQs सॉल्व कर लो। इससे रिलेटेड PYQs वाली वीडियो भी बहुत जल्द अपलोड करूँगा, सारे चैप्टर्स के PYQs भी हम लोग करेंगे। इसके साथ साथ हमारे PYQs से ही, जैसे PYQs क्वेश्चन में जिस तरीके से नीट में पूछे जा रहे हैं, उसी बेस पे हम लोग क्या करेंगे, DPPs बना के उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।